हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रोलॉजी चैनल में स्वागत है। मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है ईश्वर की आप सभी लोगों पर बहुत कृपा होगी। मेरे जो भी स्टूडेंट टाइमिंग ऑफ इवेंट सीख रहे हैं और वो सभी व्यूअर्स जो इस चैनल पर टाइमिंग ऑफ इवेंट सीखना चाहते हैं, उनके लिए आज का ये वीडियो रिमार्केबल होने वाला है, एक्सेप्शनल होने वाला है। मैं यहाँ पर टाइमिंग ऑफ मैरिज करूंगा लाइव आपके सामने। एक नेटिव की कुंडली मेरे पास कल ही आई थी और उसको मैं टाइम कर रहा हूँ आपके सामने। और यहाँ पर मैं टाइमिंग ऑफ मैरिज करूंगा यूजिंग 3 डिफरेंट एस्ट्रोलॉजिकल टेक्निक्स, पाराशरी, जेमिनी, केपी एस्ट्रोलॉजी। जो पूरी तरीके से सीखना चाहें वो शुरू से एंड तक वीडियो को देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और जो केवल पाराशरी के बेस पर टाइमिंग सीखना चाहते हैं वो उसके बाद उसको स्किप कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि मैंने तीनों को अलग अलग स्टेप में यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। केपी जिनको बिल्कुल भी नहीं आती, मेरा दावा है कि आज ही के वीडियो में के बाद वो इवेंट को टाइम करना सीख जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम। उससे पहले मैं एक्यूरेसी ऑफ टाइमिंग के बारे में एक बात और बता देना चाहता हूँ कि टाइमिंग की जो एक्यूरेसी होती है किसी भी इवेंट की, वो आपके बर्थ टाइम की एक्यूरेसी पर डिपेंड करती है। आपका बर्थ टाइम जितना एक्यूरेट होगा, इवेंट की टाइमिंग उतनी ही एक्यूरेट होगी। आज मैं जो पाराशरी का भी आपको कंसेप्ट बताने वाला हूँ वो बिल्कुल डिफरेंट है जो आप अब तक यूज करते आ रहे होंगे। पाराशरी में आप महादशा का रोल प्ले कंसीडर करके चलते हैं, मगर मैं उसको बिल्कुल भी कंसीडर करके नहीं चलूंगा। टाइमिंग ऑफ मैरिज यहाँ पर हम करने वाले हैं। ये नेटिव की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 29 मार्च 1991। टाइम ऑफ बर्थ है 2:03 AM मॉर्निंग का। ये आनंद गुजरात का है। नेटिव की मैरिज ऑलरेडी लेट हो चुकी है। आप देखिए 1991 है, अभी नेटिव 33 ईयर क्रॉस कर चुके हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रॉमिस देखूंगा कि मैरिज का प्रॉमिस भी कुंडली के अंदर है या नहीं। तो सबसे पहले इनका जो लग्न लॉर्ड मैंने देखा, 9 साइन की ये लग्न है और इनका लग्न लॉर्ड जुपिटर है जो कि 8th भाव के अंदर जाकर बैठ गया है। तो इसका प्लेसमेंट कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। साथ ही साथ ये रेट्रोग्रेड भी है। तो रेट्रोग्रेड लग्न लॉर्ड, आप एक मेरा ये फंडामेंटल याद कर लीजिएगा। ये मेरा कंसेप्ट है, मैं अलग ज्योतिष सूत्र से लेकर आता हूँ और ये मेरा रिसर्च बेस्ड है और ये मैंने क्लासिक्स में भी पढ़ा है। जब भी लग्न लॉर्ड, और वो भी स्पेशली यदि जुपिटर रेट्रोग्रेड हो, तो लाइफ के सभी इवेंट को थोड़ा डिले कर देता है और मैरिज सर्टेनली डिले कर ही देता है। जुपिटर रेट्रोग्रेड जिस भी नेटिव की कुंडली में होगा, ये डिलेड मैरिज का एक कॉम्बिनेशन बनता है। इनकी कुंडली के अंदर लग्न लॉर्ड इटसेल्फ इज रेट्रोग्रेड और वह 8वें भाव में चला गया तो थोड़ा कमजोर हो गया। दूसरा, इस कुंडली के अंदर हम देखते हैं कि जो मार्स है वो 7th हाउस में बैठा हुआ है, तो ये नेटिव मांगलिक भी हो गए। और इसका मांगलिक योग का कोई बहुत ज़्यादा कैंसुलेशन भी यहाँ पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो जो मांगलिक होते हैं उनकी भी मैरिज डिले होती है, इसलिए इनकी मैरिज डिले है। ये दूसरा कॉम्बिनेशन है, एक लंग लॉर्ड रेट्रोगेट है और दूसरा ये मांगलिक है। मगर मांगलिक इफेक्ट को जो भी क्लासिक्स के बेस पर मैं कंसिडर करता हूँ, महान एस्ट्रोलॉजर्स के बेस पर कंसिडर करता हूँ, एज 26-27 होने के बाद मांगलिक का उतना हमें कंसिडर नहीं करना चाहिए, मगर मांगलिक दोष इसको जरूर डिले तो कर ही देता है। 7वें भाव को देखता हूं तो 7वें भाव पर इसके अलावा और कोई भी एफ्लिक्शन नहीं है, एक्सेप्ट टू कि यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है। अब हम बात करेंगे 7th लॉर्ड की, 7वें भाव के स्वामी की। तो वो त्रिकोण में जाकर 5वें भाव में जाकर बैठ गया है मरकरी। और मरकरी का प्लेसमेंट 5वें भाव में और मैरिज के कारक शुक्र के साथ बैठा हुआ है, एक शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ है। तो ये प्लेसमेंट अच्छा है। मगर डिलेड मैरिज का मैं आपको एक और सूत्र दे देता हूं। जब भी कुंडली के त्रिकोण भावों में मरकरी और वीनस का त्रिकोण के साथ दूसरे, 11वें, 5वें, 9वें और लग्न में जब भी मरकरी और वीनस दोनों बैठे हों, तो वो मैरिज को डिले करते हैं। मरकरी एक नपुंसक या इन्यूज प्लेनेट है, वो जब भी वीनस के साथ बैठता है तो वो मैरिज को डिले करता है। ऐसे नेटिव के मन में मैरिज की इच्छा कम आती है, मैरिज से बचता है, वो खुद नेटिव बचता है मैरिज से। तो मरकरी और वीनस का जब कॉम्बिनेशन होता है तो उसकी खुद की इंटेंशन कम होती है मैरिज करने की, ऐसे नेटिव की।
तो ये एक इसके अंदर कॉम्बिनेशन है, उसकी वजह से भी ये डिलेड मैरिज का एक कॉम्बिनेशन बनता है। तो थर्ड कॉम्बिनेशन इसमें डिलेड मैरिज का है, पहला आपका जुपिटर रेट्रोग्रेड, दूसरा मांगलिक, और तीसरा कंजंक्शन है मरकरी और वीनस का। मगर जब मैं 7वें भाव को देखता हूं तो उसका लॉर्ड ठीक है, त्रिकोण में जाकर बैठा हुआ है। वीनस को देखता हूं अब मैं, कारक को मैरिज के को, तो वो भी त्रिकोण में जाकर बैठा हुआ है, मार्स की राशि में है, जो कि इसके लिए न्यूट्रल है, और वीनस पे कोई भी खराब दृष्टि नहीं है, शुभ दृष्टि भी नहीं है, खराब दृष्टि भी नहीं है, तो वीनस का प्लेसमेंट नॉर्मल है। तो इस कुंडली के अंदर मैं डिनायल ऑफ मैरिज के कोई भी सूत्राज नहीं देखता, डिनायल ऑफ मैरिज के कोई भी योगाज नहीं देखता। हाँ, तो इसमें मैरिज डिले है, ये सर्टेनली इसके अंदर नजर आ रहा है। तो डिलेड मैरिज ऑलरेडी हो चुकी है, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा यहाँ पे एलोबरेट नहीं करूंगा। अब मैं थोड़ा सा D9 चार्ट देख लेता हूँ, प्रॉमिस देखना है तो D9 चार्ट को जब हम देखते हैं तो सैटर्न इन नेटिव के 7वें भाव में नीच का होकर बैठ गया है। 7वें भाव के अंदर जब भी सैटर्न आ जाता है या 7वें भाव को इन्फ्लुएंस करता है, चाहे D1 में करे या D9 में करे, तो वो डिलेड मैरिज का कॉम्बिनेशन होता है। तो सैटर्न यहाँ पर डिले करेगा। फर्दर इस कुंडली के अंदर भी सैटर्न और मरकरी दोनों एन्यूज प्लेनेट हैं, नपुंसक ग्रह 7वें भाव के अंदर चले गए, वो फिर से उस नेटिव को और भी मैरिज करने से बचाएंगे, उसकी इच्छा ही नहीं करेगी मैरिज करने की, वाइटेलिटी कम होगी, उसका बहुत इंटेंशन ही नहीं होगा मैरिज करने का। तो ये भी वन ऑफ द रीजन है, ये फर्दर एक डिले को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं इस कुंडली के 7वें लॉर्ड की बात करता हूं, D9 की। 7th लॉर्ड अपनी ही राशि में जाकर बैठ गया है और अपने मित्र ग्रहों के साथ जाकर बैठा है, सन और मून के साथ। तो 7th लॉर्ड का प्लेसमेंट इसमें बुरा नहीं है, अच्छा है। मगर इसका साथ जो मैरिज का कारक है शुक्र, वो यहाँ पर नीच का होकर बैठ गया है। मैं इनकी राशियां और प्लेसमेंट कंसिडर नहीं कर रहा हूं, भाव मैं केवल किन राशियों में जाकर बैठे हैं उसको कंसिडर करके चल रहा हूं नवांश चार्ट के अंदर। तो वीनस आपका डेबिलिटेड हो गया, तो जब भी कारक डेबिलिटेड हो जाता है तो वो भी आपका डिले को कॉज करता है। तो वीनस यहाँ पर डेबिलिटेड है, वो भी डिले को कॉज कर रहा है। तो यहाँ पर डिले के कई सारे रीजन हैं और जो ऑलरेडी हो चुका है, मगर यहाँ पर फर्दर मैं इसको डिनाइल बहुत नहीं कंसिडर करके चलूंगा। डिनाइल इसलिए कंसिडर नहीं करके चलूंगा कि शनि 7वें भाव में जाकर मैरिज देता है, हालांकि डिलेड मैरिज देता है। फिर इनका 7th लॉर्ड का प्लेसमेंट काफी अच्छा है नवांश चार्ट में, और 7th लॉर्ड का प्लेसमेंट यहाँ पर भी D1 चार्ट में भी ठीक है, वो त्रिकोण में चला गया है, हालांकि वो मार्स की राशि में है। तो डिनाइल के इतने कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इसमें कॉम्बिनेशन नहीं बनते। तो प्रॉमिस इज देयर। प्रॉमिस के मैं फिर से रीजन बता देता हूँ। एक तो D1 चार्ट के अंदर इनका जो कारक है वो बहुत ज़्यादा पीड़ित नहीं है, और आपका त्रिकोण सही प्लेसमेंट है, कारक इटसेल्फ। और इसके बाद 7th लॉर्ड भी उतनी बुरी तरीके से पीड़ित नहीं है, वो केवल आपकी मार्स की राशि में है, बाकी और कोई उसमें इतना बहुत बड़ा एफ्लिक्शन नहीं है। इसी तरीके से जब D9 चार्ट में जाता हूं तो इसका 7th लॉर्ड का प्लेसमेंट ठीक है, वो स्वय राशि में है, इसलिए मैरिज होने के लिए कॉम्बिनेशन काफ़ी हैं। अब हम टाइमिंग ऑफ मैरिज करेंगे। देखिए, टाइमिंग ऑफ मैरिज के लिए मैंने यहाँ पर देखिए ये इनका ये D1 चार्ट लिखा हुआ है। अब D1 चार्ट के बेस पर अब आप सीखना शुरू करें। आपके जो अब तक आप जो चीज़ें यूज़ करते हैं उन्हें अपने दिमाग से निकाल दें। मैं अब आपको एक नई चीज़ बताने वाला हूँ यहाँ पर। टाइमिंग ऑफ मैरिज के लिए जो एलिजिबल होती है, महादशा लॉर्ड को मैं कंसिडर नहीं करता। महादशा लॉर्ड का टाइमिंग ऑफ मैरिज में मेरे हिसाब से कोई भी रोल नहीं है। तो मैं जो बता रहा हूँ वो आपको अलग रिसर्च बेस्ड पर बता रहा हूँ, और एक दो क्लासिक्स में ये है उसके बेसिस पर बता रहा हूँ कि महादशा लॉर्ड को मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से जो दशाएं क्वालिफाई करती हैं मैरिज करने के लिए, वो फर्स्ट हाउस, 7th हाउस और 12th हाउस, इन तीनों के लॉर्ड की दशाएं क्वालिफाई करती हैं। फर्स्ट हाउस में ये 9 साइन है, तो उसका लॉर्ड जुपिटर हो गया। तो मैंने यहाँ पे लिखा है एलिजिबल अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा। मैं इन तीनों दशाओं को लेकर टाइम करूंगा मैरिज को। अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, वो किन किन की होनी चाहिए? इन दशाओं में फर्स्ट हाउस, 7th हाउस एंड 12th हाउस के लॉर्ड, केवल इन्हीं की, इनको कोई भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। आप पहले से ही पिन पॉइंट कर लीजिए कि किन किन की अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा में मैरिज हो सकती है। तो फर्स्ट हाउस लॉर्ड जुपिटर क्वालिफाई कर रहा है मैरिज कराने के लिए। दूसरा क्वालिफाई कर रहा है 7th हाउस लॉर्ड, दैट इज मरकरी,
और तीसरा क्वालिफाई कर रहा है 12th हाउस लॉर्ड, दैट इज मार्स। तो ये केवल 3 प्लेनेट ही दशाओं में इन्हीं की दशा होनी चाहिए। इनमें से किसी न किसी की अंतरदशा, वो सॉरी, इनमें से एक की अंतरदशा, दूसरे की प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा होनी चाहिए। ये तीनों दशाएं इन तीनों प्लेनेट्स के बाहर किसी भी प्लेनेट की नहीं होनी चाहिए। इसका एक एक्सेप्शन है कि वीनस कैन ऑल्सो क्वालिफाई फॉर द मैरिज। तो टोटल इस कुंडली के लिए 4 प्लेनेट की अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा होगी। कोई भी 5वां प्लेनेट यदि आ गया तो मैरिज नहीं होगी उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर। तो अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा में जो प्लेनेट क्वालिफाई कर रहे हैं वो हमारा जुपिटर, मरकरी, मार्स और वीनस होगा। वीनस ऑलवेज क्वालिफाई करता है क्योंकि वो नेचुरल कारक है, आपके कालपुरुष कुंडली के 7th हाउस का लॉर्ड है। अब नेटिव मुझे अप्रोच किया है 9th ऑफ अप्रैल 2024 को। आज 11th अप्रैल को मैं वीडियो ये बना रहा हूं आपके सामने। अब मैं इसको किस तरीके से अप्रोच करूंगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ध्यान से इसे आप समझें। तो मैंने जैसे कहा ये 3 प्लेनेट क्वालिफाई करते हैं। 9/4/2024 को मैंने उठाकर इनकी दशाएं देखी। महादशा तो राहु की चल रही थी, वो तो बहुत लंबे समय से चल रही थी। तो इस समय पर मैंने देखा इनकी अंतरदशा कौन सी चल रही है। तो यहाँ पर 9/4/2024 को ये आप उठा के देख लीजिए, मरकरी की अंतरदशा चल रही है। मरकरी क्या इन तीनों प्लेनेट्स में आ रहा है? तो मरकरी आ रहा है, तो जो करंट अंतरदशा है वो क्वालिफाई करती है मैरिज कराने के लिए। अब ये करंट अंतरदशा दशा इनकी चलेगी 17/2/2023 से लेकर 4/9/2025 तक। तो अभी जो करंट पीरियड है, अभी अगले 1.5 ईयर तक ये सेम अंतरदशा चलने वाली है। तो एक तो ये है कि मैं इन्हें कह दूं कि आपकी मैरिज हो जाएगी 4/9/2025 तक। तो ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर यही कहते हैं कि 4/9/2025 तक मैरिज हो जाएगी। मगर मैं यहाँ पर रुकूंगा नहीं, मैं इनको बिल्कुल पिन पॉइंट करके देने की कोशिश करूंगा। तो मुझे पता चल गया ये अंतरदशा क्वालिफाई कर रही है मैरिज के लिए। अब इस अंतरदशा के अंदर जो प्रत्यंतर दशा है वो भी इन तीनों प्लेनेट्स की होनी चाहिए। तो मैंने देखिए यहाँ पर अब प्रत्यंतर दशा लगा ली, मरकरी की महादशा के अंदर प्रत्यंतर दशा है। तो यहाँ तक का पीरियड तो निकल ही चुका है, तो मैं इन चारों को देखूंगा नहीं। ये प्रत्यंतर दशा निकल चुकी है, ये केतु की भी निकल चुकी है, वीनस की भी निकल चुकी है और सन की भी निकल चुकी है। अब इन्हें मैं नहीं देखूंगा नहीं। अगली प्रत्यंतर दशा मैंने चेक की, वो है मून की। तो मून इनमें से कोई भी है नहीं, तो मून की प्रत्यंतर दशा में मैरिज नहीं हो सकती। मगर अगली प्रत्यंतर दशा मार्स की है जो कि क्वालिफाई करता है। मार्स की प्रत्यंतर दशा है 19/7/2024 तक। तो मैं अब आपको ये बता देता हूं, मैंने मार्स की प्रत्यंतर दशा को भी नहीं कंसिडर किया। ये हालांकि क्वालिफाई कर रही है, इस मरकरी की अंतरदशा और मार्स की प्रत्यंतर दशा में मैरिज हो सकती है एज पर दिस। मगर मार्स की जब प्रत्यंतर दशा इनकी चल रही है जुलाई 2024 तक, तो जब मैं ट्रांजिट की कंडीशन देखता हूं, आप ध्यान से समझिए, मैं पूरा समझा रहा हूं आपको मैंने किस तरीके से अप्रोच किया है। तो ट्रांजिट में सैटर्न तो यहाँ पर ट्रांजिट कर रहा है 11 साइन में, तो वो इसको एस्पेक्ट कर रहा है आपके 7th लॉर्ड को। मगर जुपिटर आपका ट्रांजिट करेगा जुलाई में यहाँ पर 2 साइन में। तो जुपिटर जब 2 साइन में ट्रांजिट कर रहा है तो वो ना ही तो 2 साइन से 7th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, ना ही 7th लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहा है। तो आपने मेरा ट्रांजिट वाला वीडियो को बहुत लाइक किया था, उसके बेसिस पर मैंने ये कैलकुलेट करके देख लिया कि ये यहाँ पर ट्रांजिट की कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, डबल ट्रांजिट की कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रही है। इसलिए मैंने मार्स की अंतरदशा, वो प्रत्यंतर दशा को एक्सक्लूड कर दिया। मैंने मान लिया कि इस समय पर मैरिज नहीं होने वाली है। आपको समझ में आ गया होगा मार्स को क्यों एक्सक्लूड किया है, क्योंकि ये वैसे तो क्वालिफाई कर रही है मगर ट्रांजिट की कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। हम सरसरी नजर से देखेंगे तो डबल ट्रांजिट की कंडीशन को हम देख लेते हैं। अदरवाइज मैंने जो ट्रांजिट टेक्निक देखी है, भेजी है आपको, उसे भी आप अप्लाई करके देख सकते हैं। तो अब मार्स भी एक्सक्लूड हो गया। अब अगली प्रत्यंतर दिशा आई राहु की। तो राहु तो इन तीनों में है नहीं, इसलिए राहु को भी मैंने एक्सक्लूड कर दिया। अगली प्रत्यंतर दशा है अब जुपिटर की, वो चलेगी आपकी 7/12/2024 से लेकर 9 अप्रैल 2025 तक। तो जुपिटर की भी इन तीनों में से एक है, इसलिए मरकरी की अंतरदशा और जुपिटर की प्रत्यंतर दशा क्वालिफाई करती है मैरिज कराने के लिए। ये क्वालिफाई कर रही है, मैं आगे बताऊंगा उस टाइम पर आपका ट्रांजिट भी उसको क्वालिफाई करेगा। तो ड्यूरेशन कौन सी मैंने पिन पॉइंट कर दी कि इस नेटिव की मैरिज 7 दिसंबर 2024 से लेकर 9 अप्रैल 2025 के बीच में होगी।
तो ये भी 5 महीने का पीरियड है, काफ़ी लंबा पीरियड है। तो मैं उनसे पीछा छुड़ा सकता हूँ आराम से कहकर कि इस पीरियड में आपकी मैरिज होगी, मगर मेरा ऑब्जेक्टिव है कि उसको मैं और ज़्यादा पिन पॉइंट करूँ और ज़्यादा नज़दीक पहुँचूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको टाइम को शॉर्ट कर दिया है, और इसको टाइम को मैंने ले लिया है कि मरकरी जुपिटर में इनकी मैरिज होगी, और वो होगी 7 दिसंबर 2024 से 9 अप्रैल 2025 तक। मैं अब सूक्ष्म दशा तक जाऊंगा। इस पर्टिकुलर जुपिटर की प्रत्यंतर दशा के अंदर भी मैं सूक्ष्म दशाओं को अब एनालाइज करूंगा। तो देखिए मैं नेक्स्ट पेज पर मैंने ये सूक्ष्म दशाएं भी ले ली हैं। वो चीज़ मैंने ऊपर लिखी हुई है, एलिजिबल अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशाएं, फर्स्ट लॉर्ड, सेवेंथ लॉर्ड, 12th लॉर्ड मीन जुपिटर, मरकरी और मार्स। और नेटिव मेरे पास अप्रोच किया था 9/4/2024 को। अब मैं यहाँ पर जुपिटर की प्रत्यंतर दशा में सूक्ष्म दशाओं को एनालिसिस कर रहा हूँ। तो पहली सूक्ष्म दशा जो आती है वो जुपिटर की आती है। तो ये आप रूल लिख लीजिए। एक मेरा वीडियो ऑलरेडी है जो मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया है, वो मैं आगे अपलोड करूंगा। ये वीडियो मैं थोड़ा अर्जेंसी की वजह से अपलोड करूंगा अभी। तो उस वीडियो में आपको सीखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर जो प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा सेम प्लेनेट की नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन है। अब कंडीशन ये नोट कर लो, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा सेम प्लेनेट की हो सकती है, सूक्ष्म दशा किसी और प्लेनेट की होनी चाहिए जो क्वालिफाई कर रहे हैं। ये 3 प्लेनेट और यहाँ पे वीनस, 4 प्लेनेट केवल क्वालिफाई कर रहे हैं। तो आपकी अंतरदशा जैसे जुपिटर की है, तो प्रत्यंतर दशा जुपिटर की हो सकती है, फिर आपकी सूक्ष्म दशा मरकरी, मार्स या वीनस की होगी। मगर सपोज इस केस में आपकी अंतरदशा मरकरी की है, प्रत्यंतर दशा जुपिटर की है, तो सूक्ष्म दशा जुपिटर की नहीं ले सकते। आप बाकी किसी की भी सूक्ष्म दशा ले सकते हो। तो अंतरदशा मरकरी की है, प्रत्यंतर दशा जुपिटर की है, तो सूक्ष्म दशा मरकरी की भी हो सकती है, मार्स की भी हो सकती है, वीनस की भी हो सकती है, मगर जुपिटर की नहीं हो सकती। तो मैं जो आपको स्कीम बता रहा हूँ, मैं जो टेक्निक बता रहा हूँ, उसमें आपकी अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा रिपीट कर सकती हैं, फिर सूक्ष्म दशा कुछ और होनी चाहिए। इसी तरीके से अंतरदशा एक प्लेनेट की है, प्रत्यंतर दशा जिसकी है उसकी सूक्ष्म दशा रिपीट नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज उस पीरियड में मैरिज नहीं होगी। तो मैं जुपिटर के उसको एक्सक्लूड कर दिया। अगली सैटर्न है, जो सैटर्न क्वालिफाई करता ही नहीं है। मगर नेक्स्ट है मरकरी जुपिटर मरकरी। मरकरी जुपिटर मरकरी क्वालिफाई कर रही है। अंतरदशा मरकरी की है, प्रत्यंतर दशा जुपिटर की है, और फिर सूक्ष्म दशा ये मरकरी की हो गई, तो ये क्वालिफाई कर रही है। तो इस नेटिव की मैरिज 12 जनवरी 2025 से लेकर 30 जनवरी 2025 के बीच में होगी। अब मैंने इसको 18 दिन में पिन पॉइंट कर दी है, इससे ज़्यादा मैं करूँगा नहीं। यहाँ पर मून के ट्रांजिट की हेल्प से और प्राण दशाओं को लेकर मैं और भी पिन पॉइंट कर सकता हूँ, मगर मैरिज में इतना कोई पिन पॉइंट करने की नीड नहीं होती, ना ही हमारे पास जो नेटिव आएगा उसको इतना कोई पिन पॉइंट कराने की जरूरत है। तो मैं अब यहाँ पर देखिए कितना क्लोज जा चुका हूँ। प्राण दशा टाइम बिल्कुल ही एक्यूरेट हो तभी सही आती है, इसलिए मैं प्राण दशा का यूज नहीं कर रहा हूँ। यदि मैं प्राण दशा को यूज करूंगा तो मैं बिल्कुल उस दिन तक भी पहुंच जाऊंगा, और मून के ट्रांजिट के बेस पर मैं अभी आज के वीडियो में यहाँ पर बता रहा हूँ इस नेटिव की मैरिज। जो वो खुद भी वीडियो देख रहे होंगे तो उन्हें पता लग गया होगा, 12 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक 2025 तक। अब मैरिज का मतलब यहाँ पे मैं पहले से बता देता हूँ, जो मैं जो टाइम करता हूँ उसका मतलब फेरे पड़ना नहीं होता। मैरिज का मतलब है मैरिज फिक्स हो जाएगी, या जो भी बात होगी वो एंड में आपकी मैरिज में चेंज होगी, फैसिलिटेट हो जाएगा। ये इस टाइम पर जो भी इवेंट होगा वो फाइनल इवेंट में मैरिज भी हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, या आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन। तो मरकरी एडी क्वालिफाई कर रही है यहाँ पे, ये मैंने सारा लिखा हुआ है, मैं फिर से बता रहा हूँ। मरकरी एडी क्वालिफाई कर रही है। इन मरकरी एडी फर्स्ट पीडी विच क्वालिफाइज मार्स but transit at that time is not fulfilling condition of double transit. नेक्स्ट पीडी विच क्वालिफाइज जुपिटर, जो मैंने अभी बताया है 7/12/2024 से 9/4/2025। मैं उस चीज को रिपीट कर रहा हूं जो अभी बता कर आया हूं आपको। इन जुपिटर पीडी फर्स्ट एसडी विच विल क्वालिफाइज मरकरी, ये आ गया आपका पीरियड। मतलब 12/1/2025 से लेकर 30/1/2025 तक इस नेटिव की मैरिज हो जाएगी। तो अब मैरिज हो जाएगी तो अब मैं ट्रांजिट की कंडीशंस को चेक करूंगा। ट्रांजिट की कंडीशंस को चेक करूंगा, आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ट्रांजिट इस पीरियड में 12/1/2025 से लेकर 30/1/2025 तक शनि ट्रांजिट कर रहा था 11 साइन में।
और वहां से वो सेवेंथ लॉर्ड को एस्पेक्ट करेगा। मैं भी बता देता हूं आपको। जुपिटर ट्रांजिट करेगा, कर रहा है टू साइन में। जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है टू साइन में, मगर वो रेट्रोगेट है टू साइन के अंदर, तो उसको हम वन साइन से भी ले सकते हैं। जुपिटर टू साइन में ट्रांजिट कर रहा है, रेट्रोगेट जब होता है तो उसको प्रीवियस साइन से ले सकते हैं, तो वो सेवेंथ लॉर्ड के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है। और सन सूर्य बताता है एक्चुअली किस महीने में मैरिज होगी। तो सूर्य ट्रांजिट कर रहा है नाइन साइन, और नाइन साइन लग्न है, वहां से वो सेवेंथ हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, इसमें आप ट्रांजिट समझ लें। ये कुंडली है उस नेटिव की। तो यहाँ पे ट्रांजिट की कंडीशंस को मैं समझा रहा हूँ। ट्रांजिट में सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है आपका 11 साइन में यहाँ पर। तो यहाँ से वो देखिए ट्रांजिट में सेवेंथ लॉर्ड मरकरी को एस्पेक्ट कर रहा है। तो सैटर्न ने ट्रांजिट की कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो एट दिस टाइम सैटर्न इन 11 साइन एस्पेक्टिंग सेवेंथ लॉर्ड मरकरी। दूसरा, जुपिटर रेट्रोगेट है टू साइन में, तो जब रेट्रो होता है तो प्रीवियस साइन से भी ले सकते हो। तो यहां पर यह जुपिटर रेट्रोगेट है, प्रीवियस साइन से यहां पर ले लेंगे, तो ये जुपिटर भी आपका सेवेंथ लॉर्ड पर ट्रांजिट कर रहा है, तो ये भी फुलफिल कर रहा है कंडीशन। मंथ ऑफ मैरिज के केस में 15 दिसंबर के बाद सन आ जाएगा या नाइन साइन में, तो ये लग्न में ट्रांजिट कर रहा है और वहां से सेवेंथ हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, तो ये सन भी उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है अप टू 15 जनवरी। तो यहाँ पर इस नेटिव की मैरिज का टाइम यहाँ पर मैंने जस्टिफाई कर दिया है हर तरीके से आपके सामने, दशाओं के बेस पर जस्टिफाई कर दिया है। आप कोई भी टेक्निक जो भी लगाते हो वो सभी तरीके से दशाएं इसको क्वालिफाई कर रही हैं, आपके हिसाब से भी दशाएं क्वालिफाई कर रही हैं। और मैंने जो टेक्निक बताई है आपको सीखेंगे तो आपको बिल्कुल पिन पॉइंट करने में आप कैपेबल हो जाएंगे। और दूसरा, साथ साथ आपके ट्रांजिट की कंडीशंस भी सेटिस्फाई इसको कर रही हैं। अब हम बात करेंगे इसकी नेक्स्ट टेक्निक से, इसको मैं टाइम करूंगा और वो करूंगा यूजिंग जेमिनी एंड अदर टेक्निक्स। जेमिनी को लगाऊंगा और दूसरी और भी टेक्निक्स को मैं आपके सामने यहाँ पर लगाने वाला हूं। जेमिनी के लिए यहाँ पर मैंने यहाँ पे मार्क किया है कुंडली के में, देख लीजिए दारा कारक लिखा हुआ है, मरकरी है। सेवेंथ पद वो आपका सेवेंथ पद यहाँ पे 11 साइन के अंदर आ गया, इसका पद सेवेंथ पद 11 साइन में आ गया। और आप चाहें तो ये पद लग्न है जिसे आरूढ़ लग्न भी बोलते हैं, और ये उपपद हो गया सेकंड हाउस के अंदर। नेटिव की जो दशा चल रही है ये मैंने मैन्युअली कैलकुलेट किया है, ऐप के अंदर चर दशा गलत होती है। वो 28/12/2024 तक कैंसर एरीज की थी, और 18/12/2024 से लेके 28/11/2025 तक कैंसर और पाइसेस की दशा चल रही है। कैंसर और एरीज की देखिए क्वालिफाई कर रही है 28/11/2024 12/2024 तक। तो वो जो मैंने टाइम पिन पॉइंट किया उसके बहुत क्लोज है, तो इतना हम आसपास का टाइम हमें लेना पड़ेगा। तो 28/12/2024 तक जो मैंने टाइम किया था वो 12 जनवरी से लेके और एंड ऑफ जनवरी तक था, तो ये उसके बहुत क्लोज है ये पीरियड भी आपका, जो चर दशा के बेस पे जो पीरियड आ रहा है। कैंसर एरीज को यदि मैं ले लेता हूं तो कैंसर क्वालिफाई कर रही है यहाँ पे सेवेंथ फ्रॉम उपपद है, देखिए सेवेंथ फ्रॉम उपपद मैरिज के लिए क्वालिफाई करता है, तो जो चर दशा है वो भी क्वालिफाई कर रही है, और एरीज के अंदर दारा कारक है, तो ये पूरी तरीके से कंडीशन को फुलफिल कर रही है। अब इसके बाद का पीरियड भी मैं देखता हूं तो कैंसर एंड पाइसेस जो मैंने विंशोत्तरी दशा के बेस पर निकाला था उससे ये क्या मैच करता है क्या, तो देखिए कैंसर वही फिर उपपद से फोर्थ हाउस हो गया, और पाइसेस यहां पर है ये, तो पाइसेस ये सेवेंथ हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, ये सेवेंथ हाउस को एस्पेक्ट करेगा पाइसेस साइन, तो ये भी आपका क्वालिफाई कर रहा है। तो यहां पे मैंने लिखा है राशि दशा इज सेवेंथ फ्रॉम उपपद, राशि अंतरदशा एस्पेक्टिंग सेवेंथ हाउस, ऑल 1 4 7 10 हाउसेस एक्टिवेट कर रही है, 1 4 7 10 इन चारों हाउसेस को एक्टिवेट कर रही है राशि अंतरदशा। इसका मतलब इन सभी से रिलेटेड इवेंट हो सकते हैं। तो देखिए मैंने जेमिनी के बेसिस पर आपके सामने इसको जस्टिफाई कर दिया है, एंड ऑफ दिसंबर से लेकर और आगे ये सभी पीरियड में इनकी मैरिज होती हुई नजर आ रही है 1 साल तक। अब आ जाते हैं हम, और भी मैं 3-4 टेक्निक जो लगाता हूं यहां पर मैं बता देता हूं। ये के.एन. राव सर की टेक्निक है कि जब नेटिव की मैरिज होती है तो सैटर्न दारा कारक को एस्पेक्ट करता है ट्रांजिट में, तो सैटर्न 11 साइन में यहाँ पे देखिए वो यहाँ से थर्ड एस्पेक्ट से दारा कारक को ट्रांजिट कर रहा है, इसलिए ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है।
एक कंडीशन होती है जुपिटर ट्रांजिट में आरूढ़ लग्न या आरूढ़ लग्न लॉर्ड को एस्पेक्ट करे। आरूढ़ लग्न मतलब पद लग्न को एस्पेक्ट करे ट्रांजिट में, या पद लग्न लॉर्ड को एस्पेक्ट करे। तो जुपिटर हम देखते हैं कि वो 2 साइन में है, मगर रेट्रोगेट था तो 1 साइन में। तो 1 साइन से वो, या 2 साइन में भी आप मान लेते हैं। तो आरूढ़ लग्न है 11, पद लग्न को ही आरूढ़ लग्न बोलते हैं, उसका लॉर्ड है सैटर्न। तो यहां से वो देखिए 12, 11, 10, 9 आरूढ़ लग्न लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहा है। तो जुपिटर की ट्रांजिट की जो एडिशनल कंडीशन है उन्हें भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। मार्स के केस में जो रूल है मेरे प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हैं, मैंने बताया हुआ है, अलग से वीडियोस लेकर आया था मैं। मार्स के लिए कंडीशन है मार्स इन ट्रांजिट नेटल मार्स को एस्पेक्ट कर ले, नेटल जुपिटर को एस्पेक्ट कर ले, या दोनों को एस्पेक्ट कर ले, उपपद को एस्पेक्ट कर ले या उपपद लॉर्ड को एस्पेक्ट कर ले। तो यहां पर जो मार्स है वो उस टाइम पर ट्रांजिट कर रहा है जनवरी में जेमिनाइन साइन में, 3 साइन मिथुन राशि में ट्रांजिट कर रहा है। तो नेटल मार्स पर एस्पेक्ट कर रहा है, देख लिए। इसके साथ साथ वो उपपद को भी एस्पेक्ट कर रहा है अपनी 8वीं दृष्टि से, और उपपद लॉर्ड को भी एस्पेक्ट कर रहा है उसी 8वीं दृष्टि से। तो मार्स भी ट्रांजिट की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इसी तरीके से सैटर्न की कंडीशन देखते हैं। सैटर्न नवंबर 2024 में रेट्रोग्रेड था। तो नवंबर 2024 में रेट्रोग्रेड था, तो उसको मैं 10 साइन से ले सकता हूं। सैटर्न और जुपिटर के केस में जो ट्रांजिट की कंडीशंस होती हैं, वो सैटर्न कुछ टाइम पहले और कुछ टाइम बाद भी यदि फुलफिल कर रहा हो तभी भी हम मान लेंगे। जो भी स्लो मूविंग प्लेनेट है उनका इन्फ्लुएंस एक राशि से दूसरी राशि में जाने के कुछ समय बाद तक और कुछ समय पहले तक रहता है। तो सैटर्न 2024 में नवंबर में 11 साइन में ट्रांजिट कर रहा था रेट्रोग्रेड, तो उसको 10 साइन से यदि मैं लेता हूं तो वो भी उपपद और उपपद लॉर्ड पर ट्रांजिट कर रहा है। साथ साथ वो वहां से जुपिटर को भी एस्पेक्ट कर रहा है, जुपिटर को भी एस्पेक्ट कर रहा है। तो सैटर्न भी ट्रांजिट की एडिशनल कंडीशंस को फुलफिल यहां पर कर रहा है। तो मैंने अभी आपको विंशोत्तरी दशा से टाइमिंग निकाली, उसको मैंने जेमिनी के बेसिस पर आपके सामने जस्टिफाई कर दिया बिल्कुल एक्यूरेटली। साथ साथ मैंने ये 4 और टेक्निक जो यहाँ पर लगाई है वो आपके सामने लगाई है। तो ये सभी टेक्निक इंडिकेट कर रही है कि नेटिव की उस टाइम पर मैरिज होनी चाहिए। जिन लोगों को केपी एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल नहीं आती वो यहाँ पर अभी मेरा एक वीडियो देखें, और मैं उनको, मेरा वादा है, मेरा दावा है कि वो आज ही की क्लास में इसको टाइम करना सीख जाएंगे। अब मैं केपी के बेसिस पर टाइम कर रहा हूं इस इवेंट को, कि केपी के बेसिस पर ये इस पर्टिकुलर टाइम पर इनकी मैरिज होगी कि नहीं होगी। केपी का तरीका क्या होता है आपको यहां पर समझ लीजिए। केपी में एक कस्प होते हैं, सारे 12 भावों को कस्प बोलते हैं। तो कस्प एक आपका चार्ट होता है, ये टेबल, एक प्लैनेट्स की टेबल होती है और एक प्लैनेट सिग्निफिकेशंस की टेबल होती है। ये 3 टेबलों की रिक्वायरमेंट हमें होती है। इनकी डिटेल जानकारी के लिए आप मेरी केपी की टेबल के उसके अंदर चले जाएं प्लेलिस्ट में, उसके अंदर मैंने 10 और 11 वीडियोस डाले हुए हैं, वो आपको केपी में सिखाने के लिए काफ़ी हैं। उन्हें आप देख लें और आप 10 या 15 दिन में ही आसानी से केपी सीख जाएंगे। क्या तरीका होता है केपी में देखने का, ध्यान से समझें। आपको 7th हाउस से रिलेटेड इवेंट देखना है, मैरिज रिलेटेड टू होती है 7th हाउस। और मैरिज के जो भाव होते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी में वो होता है दूसरा, 7वां और 11वां भाव। दूसरा, 7वां और 11वां भाव आ जाए तो नेटिव की मैरिज हो जाती है। तो यहां पर मैं अब इनकी मैरिज देखने के लिए क्या करूंगा, 7वें भाव का कस्पल सब लॉर्ड देखूंगा। ये लिखा होता है, ये होता है 7वें भाव का साइन लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड। सब लॉर्ड को हम नहीं कंसीडर करके चलेंगे। 7वें भाव का जो ये कस्पल सब लॉर्ड है, 7वें भाव में जो एस बी लिखा हुआ है और उसके नीचे जो ये प्लेनेट आ रहा है उसको कस्पल सब लॉर्ड बोलते हैं। उसे आप नोट कर लीजिए, 7वें भाव का 7th कस्पल सब लॉर्ड वो सैटर्न है, उसे मैंने नोट कर लिया। यहाँ पे प्लेनेट की चार्ट दिया हुआ है, ध्यान से समझिए। अब जो सैटर्न आया था उसका हम यहाँ पर इससे सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड नोट कर लेंगे। सैटर्न का 7th हाउस के कस्पल सब लॉर्ड का सब लॉर्ड मार्स है और नक्षत्र लॉर्ड इस टेबल से मून है, इन्हें नोट कर लेंगे, मार्स एंड मून। तो आपको 3 प्लेनेट यहाँ पर आगे, देखिए कितना आसान है। 7th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड लिया, उस कस्पल सब लॉर्ड का सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड हमने नोट कर लिया। अब प्लेनेट सिग्निफिकेशंस में आप जाइए, ये जो टेबल है इसमें जो ये तीनों प्लेनेट आपने नोट किए हैं, सैटर्न, मार्स एंड मून,
तो सैटर्न के आगे जो जो भाव आ रहे हैं उन्हें नोट कर लीजिए। सैटर्न कारक हो गया आपका फर्स्ट, सेकंड एंड एट्थ हाउस का, ये मैंने नोट कर दिया है। दूसरा इसका नक्षत्र लॉर्ड जो मार्स आया उसके साथ जो भाव आ रहे हैं उन्हें नोट कर लो, 4, 6, 11, 12, ये मैंने नोट कर लिए 4, 6, 11, 12। तीसरा जो आपका सब लॉर्ड आया था मून, उसके आगे जो भाव आ रहे हैं उन्हें नोट कर लीजिए, 4, 5, 6, 8, 10। अब ये तीनों में जो टोटल भाव आ रहे हैं उन्हें नीचे लिख दीजिए, इसे हम बोलेंगे स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट तैयार होगी, इसमें आ गया 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11 एंड 12 हाउसेस। अब यदि इसके अंदर मैरिज से रिलेटेड हाउसेस 2, 7 एंड 11 आ रहे हैं तो इस नेटिव की कुंडली के अंदर मैरिज का प्रॉमिस माना जाएगा। मैं प्रॉमिस देखना बता रहा हूँ आपको कि इसकी कुंडली में प्रॉमिस भी है कि नहीं, नेटिव की मैरिज है भी कि नहीं। यदि 2, 7 और 11 भाव नहीं आते तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बना कर देते कि इसकी मैरिज नहीं होगी। हालांकि इसमें बहुत सारे लोग सब लॉर्ड को मानकर चलते हैं, मगर मैं टोटल स्क्रिप्ट के बेस पर इसको एनालाइज करता हूँ। टोटल स्क्रिप्ट में दूसरा और 11वां भाव आ गया, इसका मतलब इस नेटिव की कुंडली के अंदर मैरिज का प्रॉमिस है। तो अब हमने प्रॉमिस देख लिया। अब प्रॉमिस होगा, अब हमें देखेंगे कि इनकी करंट दशाओं में मैरिज नेटिव की होगी या नहीं होगी। अब जो दशाएं चल रही हैं उसके अंदर मैरिज होगी या नहीं होगी। तो दशाएं मैंने बताई थी आपको, यहां पर मैं महादशा और अंतरदशा देखूंगा केपी एस्ट्रोलॉजी में। नेटिव की महादशा जो चल रही थी वो राहु की थी और अंतरदशा मरकरी की थी। अब दशा में प्रॉमिस है या नहीं ये देखने के लिए मैं क्या करूंगा, ध्यान से समझिए फिर से। राहु की महादशा है तो फिर मैं वही काम करूंगा, मैंने राहु को नोट कर लिया और इस प्लेनेट वाले चार्ट के अंदर राहु के मैंने सब लॉर्ड को लिया और नक्षत्र लॉर्ड को नोट कर लिया। जैसे पहले मैंने 7th हाउस के कस्पल सब लॉर्ड के नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड को नोट किया था, ऐसे राहु का मैंने लिया नक्षत्र लॉर्ड, वो हो गया सूर्य, और सब लॉर्ड ले लिया राहु, इन्हें नोट कर लिया सन एंड राहु। तो राहु जिसकी दशा चल रही है उसका नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड लिया। अब वही प्लेनेट सिग्निफिकेशन, हाउस सिग्निफिकेशन टेबल के अंदर मैंने जो राहु जिन जिन भावों को सिग्निफाई कर रहा है उन्हें नोट किया 1, 3। नक्षत्र लॉर्ड जो सन जिन जिन भावों को सिग्निफाई कर रहा है 1, 2, 3, इन्हें नोट कर लिया। और सब लॉर्ड राहु है, फिर से इन्हें नोट कर लिया और इन सभी भावों को एक साथ लिख दिया, 1, 2, 3 आया। तो इसके अंदर देखिए फिर 2 हाउस आ गया, हाउस नंबर 2। मैरिज के हाउस होते हैं 2, 7 एंड 11। तो दूसरा भाव आ रहा है, इसका मतलब जो इसकी दशा है वो भी मैरिज को सिग्निफाई कर रही है, मतलब मैरिज हो सकती है राहु की दशा के अंदर। अब मैं आ जाऊंगा अंतरदशा के अंदर। अंतरदशा में भी वही करना है आपको। मरकरी की अंतरदशा है तो यहाँ पे मरकरी को पिक करिए। मरकरी का सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड मैंने नोट कर लिया, केतु एंड वीनस। तो देखिए मरकरी है, मरकरी का नक्षत्र लॉर्ड केतु है और सब लॉर्ड वीनस है। इस पर्टिकुलर चार्ट से मरकरी के भाव देखे किन किन भावों को सिग्निफाई कर रहा है। 3, 7, 9, मैंने यहाँ पे 3, 7, 9 लिख लिया। सब लॉर्ड जो था वो सॉरी नक्षत्र लॉर्ड केतु था, वो सिग्निफाई कर रहा है 1, 3, 7, वो लिख दिया मैंने। और सब लॉर्ड वीनस सिग्निफाई कर रहा है 4, 5, 6, 10, वो लिख दिया। इन सभी को एक साथ लिख लिया, एक साथ लिख नहीं पा रहा है 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10। तो यहाँ पे भी 7वां भाव आ रहा है। तो 2, 7, 11 में से कोई भी भाव हो तो काम हो सकता है। तो इसका मतलब इस अंतरदशा में केपी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी इस कुंडली के अंदर नेटिव की मैरिज हो सकती है। ट्रांजिट की वही कंडीशंस होती हैं जो मैं ऑलरेडी लगा चुका हूं। इसमें भी हम मंथ को पिन पॉइंट करने के लिए सूर्य का ट्रांजिट देखते हैं और डे को पिन पॉइंट करने के लिए मून का ट्रांजिट देखते हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पर हम मैरिज को किस तरीके से पिन पॉइंट करते हैं, पूरी डिटेल जानने के लिए आप मेरी केपी एस्ट्रोलॉजी की मैरिज का वीडियो देखिएगा। वहाँ पे मैंने डिटेल में समझाया है। यहाँ पर मैं जिनको थोड़ी बहुत जानकारी है या जो सीखना चाहते हैं उनके लिए मैंने यहाँ पर बताया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ होल ऑल द टेक्निक्स मैंने यहाँ पे पाराशरी लगाई, जैमिनी लगाई और 4-5 टेक्निक्स को वेरीफाई किया, केपी एस्ट्रोलॉजी लगाई और उसके बेसिस पर मैंने इस नेटिव का मैरिज का टाइम पिन पॉइंट किया और बताया कि जनवरी 2025 में नेटिव की मैरिज हो जानी चाहिए। आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करिएगा। आपको अच्छा बुरा जैसा भी लगा हो, नेगेटिव कमेंट्स बहुत सारे दोस्त करते हैं उनका भी स्वागत है, पॉजिटिव कमेंट्स जो करते हैं उनका भी स्वागत है, क्योंकि ये हमारा यहाँ पर चैनल सीखने और सिखाने के लिए है। अब लास्ट में एक रिक्वेस्ट, मैरिज का वीडियो आता ही मेरे पास
मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कितनी ही मैरिज से रिलेटेड क्वेरीज आ जाती हैं। और बहुत सारे लोगों को मैं टाइमिंग तक बताता हूँ मैरिज की करके, और वो उसको देखते तक नहीं है। तो मैं, आप मेरे पास जब भी मैरिज की टाइमिंग के लिए भेज रहे हैं, यदि आप सिंसियर हैं तभी आप उसे भेजें। यदि आपको खुद ही बिलीव नहीं है तो वो टाइमिंग के लिए आप मेरे पास उसे ना भेजें, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी आपके सेल्फ बिलीव पर डिपेंड करती है। मैं आपको जो भी बता रहा हूँ उसे आप मानते हैं तभी आप मेरे पास भेजें। यदि आपको मेरी बातों में बिलीव नहीं है तो आप अपनी कुंडली भेजकर अपना और मेरा दोनों का टाइम खराब ना करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।